दोस्तों, बॉलीवुड की गरमा-गरम खबरों में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बॉलीवुड से जुड़े हुए, एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े हुए कुछ पॉलिटिकल खबरें भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मैं हूँ आपका दोस्त रणधीर सिंगर, स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मलाइका अरोड़ा के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा हमेशा खबरों में बनी रहती हैं और ख़ासकर जो मलाइका अरोड़ा के लेवल की जो जिस तरह की एक्ट्रेस हैं, वो खबरों में बना रहना भी चाहती हैं। यही बॉलीवुड का जो दिखता है वो बिकता है। और ये जो दिखाता है ना कि पेप्स उनके पीछे भाग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये सब एक गेम है, गिमिक है। क्या होता है कि जितने भी ऐसे एक्ट्रेस होते हैं या होती हैं एक्ट्रेस होती हैं और जितने एक्टर होते हैं, खासकर जिनकी पिक्चरें आने वाली हैं, मैं इनकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं और किसी और लोगों की भी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि पेप्स को पहले से ही फ़ोन करते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या यहीं यहाँ जा रही हूँ और उसके बाद आते हैं, उसके बाद वो लोग मलाइका अरोड़ा जैसे चलती है, उसके बाद पेप्स जो हैं बोलते हैं मैम एक फ़ोटो, एक फ़ोटो। तो वो चीज़ हमेशा चलता रहता है ना कुछ कपड़ों को लेकर और अपना ट्रेंड में रहती है। तो क्योंकि पिक्चर तो है नहीं, तो जो दिखता है वो बिकता है। तो उन्होंने अर्जुन कपूर जानते हैं कि उनके पहले से काफ़ी लिव इन में रहे हैं वो। अब नर्मदा जकारिया उनके शो में उन्होंने अर्जुन कपूर के ऊपर बड़ी बात की। उन्होंने बोला कि ये अलग नहीं है मतलब, लेकिन उनके बावजूद चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि वह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लाइफ़ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पास्ट या अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। इसके बारे में हर जगह कुछ फैलाया जा चुका है। यह एक तरह से मीडिया के लिए मसाला बन गया है। अरे भैया, मसाला तुम देते हो इसलिए बनाते हैं। ये इनका अपना स्टडी होता है, इस तरह ये बोलते हैं अच्छी-अच्छी बातें आके। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये फ़ील्ड तो ऐसा ही है, बॉलीवुड ऐसा ही है, लोग ताक-झाक करते हैं, सब अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनका भी एक बिज़नेस है। तो बोला कि हर लोगों का एक पर्सनल लाइफ़ होता है, लेकिन इसमें कोई भी पर्सनल लाइफ़ नहीं होता कि अगर आप छींके भी कहीं तो खबर बन जाती है। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक चल रहा था कि कोई अफ़ेयर चल रहा है मिस्ट्री मैन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि लोगों को बातें करना पसंद है। अगर आप किसी के साथ देखा जाता है, तो आप बाहर जाते हैं, तो ये चर्चा बन जाती है। अब बेवजह ज़्यादा बातें करना चाहती हैं, ज़्यादा हवा नहीं देना चाहती इन बातों को, वैसे उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि मैं बाहर निकलती हूँ, जब भी मैं बाहर निकली हूँ, चाहे कोई मेरा पुराना दोस्त हो, कोई शादीशुदा दोस्त हो, कोई मैनेजर या कोई भी हो, तुरंत उस इंसान से मेरा नाम जोड़ दिया जाता है। कई बार उन्होंने बोला कि मैं अपनी माँ के साथ हँसी-मज़ाक करते हुए मेरी माँ पूछती है कि फ़ोन पे कि, "अरे! अब यह कौन है बेटा? इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बस मज़ाकिया हो गया है।" तो देखिए, ये तो बोलते रहते हैं लोग, बॉलीवुड के लोग, इनका दो फेस होता है। न्यूज़ में अगर चलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? दूसरा खबर है क्रिकेट जगत से। आप जानते हैं कि एक हमेशा से एक विवाद चलता रहा है कि रोहित शर्मा और जो कोहली हैं, उनके बीच में बनती नहीं है। लेकिन अभी जो देखेंगे, जो वनडे के कप्तान हैं शुभमन गिल, इसके ऊपर उन्होंने बात किया। उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की मौजूदगी शीर्ष स्तर पर कप्तानी को कहीं अधिक आसान बना देती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि न्यूजीलैंड के साथ जो बड़ोदरा में आयोजित प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने बताया कि रोहित और कोहली का होना इतना बड़ा फ़ायदा, मतलब ड्रेसिंग रूम के अंदर जो बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो बताया कि ड्रेसिंग रूम के विवाद की अफ़वाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि 2027 के लिए दोनों सीनियर बल्लेबाजों के प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट इन दिग्गज खिलाड़ियों के बीच मतभेद की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन इसको जो शुभम गिल है, वो सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि टीम का माहौल जो है बहुत शानदार है। जी, और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा आपस में मिल-जुल के रहते हैं, तो इस तरह से उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। इसके बाद तीसरा खबर है वो प्रियंका चोपड़ा को लेकर है। आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा इंडिया नहीं, बॉलीवुड की पिक्चरें भी करती हैं। अभी द ब्लफ जो है उसका टीज़र आया है। प्रियंका चोपड़ा काल अर्बन जो सीज़न है उसमें काम कर रहे हैं और पहले 14-15 सेकंड का टीज़र आया था। मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था, जो सीन था, एक ही शॉट है कि गाड़ी जो पानी में जो बोट होता है ना, वो जो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं बताइएगा। जो जो हवा भर के बनाया जाता है ना, वो प्लास्टिक का
जो होता है उसमें आर्मी वाले जाते हैं, वो बोट से एक टापू पे लोग जा रहे हैं, फिर वो वहाँ पे प्रियंका चोपड़ा फाइट करती है, उसको सेव करने का प्रयास। बाद में उसका टेलर आया, तो टेलर उतना प्रभावित नहीं किया जितना टीज़र किया है। टीज़र में एक सीन था तो उतना प्रभावित तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा मैं, जो केआरके जैसे लोग बोलते हैं, "अरे यार! प्रियंका के पास तो काम ही नहीं है, इधर-उधर घूमती है, उसको बॉलीवुड वाले भी काम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ भी काम नहीं मिला।" अभी उनका जो क्या नाम है उसका, आरआर जो, अरे एसएस राजामौली, सॉरी, एसएस राजामौली की जो पिक्चर आ रही है बनारस, तो उसके में भी काम कर रहे थे, वो छोटा-सा रोल है, ऐसा-वैसा बोलता रहता है। अभी मैंने एक पिक्चर देखी थी, जॉन सीना है उसमें, और एक प्राइम वीडियो पे आया था, नाम आप बताइएगा ज़रा। उसका कु उसमें प्रियंका चोपड़ा का आप देखेंगे तो मतलब जॉन सीना और मतलब एक महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण छोटा रोल नहीं है, मुझे तो लगता है कि मेन लीड वही है। तो केआरके जैसे लोग कुछ भी अपना अफ़वाह चलाते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम में। और ये जो कहानी है द ब्लफ की, एक कैरेबियन मूल की एक महिला है, जो समुद्री डाकू अर्सेल वा अर्सेल वार्डन के इर्द-गिर्द घूमती है। जिस द्वीप पे रहती है, वहाँ पे समुद्री लुटेरे अटैक कर देते हैं और वहाँ पे ये सब फाइट होती है, अपनी फैमिली को बचाने का प्रयास, और ट्रेलर से आपको पता चल गया होगा, ये सब है। एक और बड़ी खबर है, आपने धुरंधर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा होगा, मैं बताऊँगा अभी धुरंधर का आज है 44वाँ दिन, लेकिन जो 43 दिनों में इसने कमाई की है, तो अगर प्रोड्यूसर का फिगर देखते हैं आप, तो प्रोड्यूसर ने आज जो है इंडिया नेट का कलेक्शन का पोस्टर जारी किया है, अट 871 करोड़ और 90 लाख रुपया, मतलब यानी कि 43वें दिन में उसने 2 करोड़ 10 लाख रुपए, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था अपने दूसरे चैनल पे, कि करीब-करीब 2 का आपको अगर ये कोई ट्रेड का धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जाना तो मेरे दूसरे चैनल पे है, आरएस लाइफ में जाकर देख सकते हैं। रणधीर सेंगर लाइफ, आरएस लाइव करके बनाया मैंने चैनल, तो उसपे ये सब डालता रहता हूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ज़्यादातर, और जो इंडिया के जो ट्रेंडिंग होता है उस पे बनाता हूँ। तो 2 करोड़ 10 लाख, तो मुझे लग रहा है कि अब ये मूवी 1300 15-16 करोड़ के आस-पास होगी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, ऐसा मेरा अनुमान है। अब इसका अगर यहीं पे आप देखते हैं धुरंधर का जो 33वां में जो ट्रेड ने जो इसका कलेक्शन के बारे में बताया है, उसके ये तो 2 करोड़ 10 लाख बताया, उन्होंने 1 करोड़ 75 लाख बताया, तो उनके हिसाब से 818 करोड़ और 35 लाख रुपया है, और 981 करोड़ 85 लाख रुपया इसका ग्रॉस है, 293 करोड़ 40 लाख रुपया ओवरसीज़ से, तो 1275 करोड़ 25 लाख रुपए। तो इनके उनके बीच में करीब-करीब आप बोल सकते हैं कि कितना बोल सकते हैं, 40 करोड़ का अंतर है दोनों के बीच में। अब 44वें दिन में मूवी कितनी कमा सकती है, कि आप देखेंगे कि जो 43वें दिन में इसकी ऑक्यूपेंसी थी 12.40%, तो अगर 44वें दिन में इसकी ऑक्यूपेंसी देखते हैं आप कि 44वें दिन में इसकी ऑक्यूपेंसी क्या होगी, तो इसकी ऑक्यूपेंसी 44वें दिन में 20 पॉइंट 11%, यानी कि अगर ये 20 जो 12.40% थी 43वें दिन में, वो बढ़ के 20.11% हो गया। यानी कि 8% का जंप है। तो आप मान के चलिए कि अब ये वीकेंड ही चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस दिन ये अपने 44वें दिन में जो 2 करोड़ 70 लाख इन्होंने आंकड़ा दिया, तो मुझे लग रहा है 3 करोड़ के, और वो जो ट्रेड देगा 2.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन का देगा। तो जो इनके हिसाब से मुझे लग रहा है, जो जी स्टूडियो में इन्होंने 871 करोड़ 90 लाख रुपए का अगर जारी किया है, तो आप मान के चलिए इसमें आप 3 करोड़ जोड़ लीजिए, तो 874 करोड़ 90 लाख रुपए, मतलब 875 करोड़ के आसपास इनके हिसाब से कमा लेंगे, और ट्रेड के हिसाब से जो इनका आंकड़ा है, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, इंडिया नेट का कलेक्शन अगर देखेंगे, तो ये भी 3 करोड़ के आसपास ही थे, तो 8 करोड़ 20 लाख 91 करोड़ 820 करोड़ 91 लाख रुपए बता रहे हैं। तो ये इनका है। धुरंधर का अभी तक देखेंगे कलेक्शन, तो धुरंधर का अभी तक कोई, इनका जो लास्ट में जो पोस्टर जारी किया था, जो मारुति हैं इसके डायरेक्टर, उनका डायरेक्टर का जो जो लास्ट का उनका अगर देखते हैं वीडियो, जो पोस्टर उन्होंने जारी किया था डायरेक्टर ने, तो वो था 238 करोड़, उसके बाद उनका कोई नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो अभी भी अगर ट्रेड के हिसाब से देखेंगे, तो वर्ल्ड वाइड में 200 आंकड़े को नहीं क्रॉस किया होगा, 200 करोड़ के नीचे है। इनके हिसाब से 238 करोड़ है, ये 250 करोड़ लेके जाएँगे। मूवी का बजट है, आज के टाइम में जो पहले 600 करोड़ थे, 450 करोड़ बता रहे हैं, तो पिक्चर पूरी तरह से फ्लॉप है, ऐसा मेरे हिसाब से। मैं ये बात आपको क्यों बताया, क्योंकि
उसका वजह है, एक पिक्चर इसी में आई थी, 16 जनवरी को आई थी, 5 दिसंबर को ही रिलीज हुई थी। और इस मूवी को कलम कवल, ये मलयालम मूवी है जिसके जो निर्देशन है जितिन जोश के निर्देशन में बनी है। और इसमें अगर देखा जाए तो मामूटी जो मलयालम थ्रिलर है, एक बेसिकली देखा जाए तो ये एक मलयालम थ्रिलर मूवी है। और इस मूवी का जो बजट है वो है 25 करोड़ की बजट है। और इस मूवी ने जो ट्रेड के हिसाब से 82 करोड़ 75 लाख रुपए कमाया है, जो कि एक तरह से बहुत बड़ा जंप है। आप बजट से तुलना करें 82 करोड़ तो तिगुना कमाई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी ने कितना कमाई की होगी ये मूवी। 16 जनवरी को सोनी लीव पे ये मूवी अब आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में नहीं है। ये जो लोग देखना चाहते हैं, मलयालम आपको सीखना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा, बाद में हिंदी में आ जाए तो अलग बात है। लेकिन अब आगे आते हैं आमिर खान के जो बेटे हैं जुनैद खान, पिक्चर तो चली नहीं, अब वो दूसरी पिक्चर लेके आ रहे हैं एक दिन, आमिर खान। अब एक दिन में वो पिक्चर का नाम है, साईं पल्लवी में जुनैद खान जो है इस फ़िल्म में काम करेंगे और दोबारा ये लोग वापसी करेंगे। एक मैजिकल जो केमिस्ट्री है फ़िल्म का, वो फ़िल्म में एक-दूसरे के साथ काम करेंगे। तो देखते हैं ये पिक्चर कितनी चलती है, कितनी चलती है, आने वाले दिनों में पता चलेगा इसके बारे में। अब आप बता दूँ कि एक और खबर है कि यो-यो हनी सिंह काफ़ी बार विवादों में रहे हैं अपने बर्ताव की वजह से। अब एक और घटना घट गया, वो दिल्ली में एक जो बोलेंगे कि एक शो कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने दिल्ली की ठंड को लेकर मतलब अब शब्द का जो प्रयोग किया कि मैं वीडियो में भी नहीं बोल सकता और बाद में लोगों ने ट्रोल किया। तो अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो उन्होंने माफ़ी भी माँगी कि मैंने जो किया, जो बोला उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ, अब ज आगे से बोलूँगा तो अपने शब्दों पे ध्यान रखूँगा, सोच समझ के बोलूँगा। और फिर आगे से बोल ये भी रहे हैं कि भाई मेरे बातों को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया, नहीं तो मैं तो दोनों ही बातें, या तो अगर तोड़-मरोड़ के पेश किया तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत क्या है कि आपको लगता है कि आपने सही बोला है और लोग तोड़-मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो ये सब, इसके बाद जो अगला खबर है, वो मैंने आपको बता दिया कि जो धुरंधर का जो कलेक्शन है अब, जो धुरंधर ने अपने एक रिकॉर्ड तोड़ा, धुरंधर ने स्त्री 2 का, जो कि स्त्री 2 का 6 जो वीक था, उसमें जो उसने कमाई की थी, वो कमाई किया था 19 करोड़ 72 लाख रुपए। और यहाँ पे धुरंधर ने 28 करोड़ 95 लाख कमाकर उसके रिकॉर्ड को, ये स्त्री 2 के जो छठे सप्ताह है, उससे ज़्यादा कमाई की है, तो उसके रिकॉर्ड को 47% से ज़्यादा कमा के और उसने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एक और बात बताऊँ कि आप जानते हैं कि जो अजय देवगन का पिक्चर जो दे दे प्यार दे 2 भी नहीं चला और मुझे लग रहा है कि जो सिंघम अगेन आया था वो भी चला नहीं, धमाल 4 है वो आ रही है। पहले ये खबर था कि ये ईद के मौके पे ये मूवी आ रही है, लेकिन अब जो है इन्होंने पोस्टर जारी किया है, जल्दी बता रहे हैं, फिर धमाल मचाने भी तो जाना है, स्टे ट्यून्ड, ब्रेकिंग न्यूज़, धमाल 4 इन सिनेमा 12 जून 2026, 2026 को ये मूवी रिलीज़ होगी। अब उसका वजह ये है कि जो टॉक्सिक और धुरंधर 2 दोनों इसी महीने आ रही है, ईद के मौके पे आ रही है, तो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, मतलब इसके पड़ने का मतलब है कि फ़िल्म जो है फ्लॉप हो जाएगी। इसका स्टार कास्ट भी इसके पहले की सीरीज़ जो आई थी, जो पहला सीरीज़ 2007 में आया था, उसके बाद ये फ़िल्म जो है 2007 वाली बनी थी। इट्स ए मैड एंड मैड 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 वर्ल्ड से प्रेरित होकर बनाया था, जो कि 1963 में आई थी। उसके बाद 2011 में डबल धमाल, 2019 में टोटल धमाल आई थी और ये अच्छा कलेक्शन किया था। तो अब इसमें जो स्टार कास्ट है वो बड़ा हो गया है। अजय देवगन है, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, लेकिन अब इसके साथ ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, रवि किशन जैसे लोग भी शामिल हो गए हैं। अब इसके अलावा देखते हैं कि और इस मूवी में इंद्र कुमार डायरेक्ट करेंगे इसको और उमेंद्र लिमये और विजय पाटकर भी कॉमिक का मतलब इसमें कॉमिक रोल है उनका। तो काफ़ी बड़ा स्टार कास्ट है इस फ़िल्म का, लेकिन अब ये जून में रिलीज़ होगी। अब ये धुरंधर 2 और टॉक्सी के बीच में सैंडविच बजना नहीं चाहती है पिक्चर। अब एक और चीज़ बता दूँ कि मैत्री मूवीज़ आकर साउथ में काफ़ी फ़ेमस हो गई थी और अब तो देख रहे हैं कि पैन इंडिया पिक्चरें भी बना रही है। जब से पुष्पा 2 एकदम रिकॉर्ड बनाई है, जाट भी अच्छी चली, सनी पाजी को लेके बनाया था। अब उनकी जो पिक्चर आ रही है,
उस साल भगत सिंह आ रहा है, पवन पवन कल्याण को लेके बना रहे हैं, जो वो भी जो है मार्च 2026 में रिलीज़ होगी। वो उसमें एक पुलिस वाले किरदार का जो किरदार निभा रहे हैं, हरिशंकर इसके डायरेक्टर हैं। उसके बाद पेड़ी आ रहा है, इसमें सह-निर्माता हैं वो, जिसमें रामचरण बुच्ची बाबू वह काम कर रहे हैं। ये भी मार्च 2026 में रिलीज़ होगी। उसके बाद फौजी आ रहा है, प्रभास की मूवी है, जो ऐतिहासिक मतलब एक आर्मी के ऊपर ड्रामा है। उसके बाद ड्रैगन आ रहा है, जिसमें एनटीआर और प्रशांत नील के एक पहली बार साथ में काम करते दिखेंगे। उसके बाद रामचरण और सुकुमार की एक फ़िल्म है, उसका नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, 2027 में ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। उसके बाद जय हनुमान है, प्रशांत वर्मा के साथ ये करने जा रहे हैं। ये जय हनुमान जो सीक्वल है एक फ़िल्म का। उसके बाद अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की एक और पिक्चर है। अब इसमें अल्लू अर्जुन जानते हैं पुष्पा 2 में मतलब रॉक किए थे, वो आज भी देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि दंगल के बाद वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में उसी का है। अगर मेरी तरफ से पूछे तो 1 नंबर पे है, दंगल का कमाई तो मैं मानता नहीं इन चीज़ों को। उसके बाद अजीत और जो अधिक रम ये फ़िल्म कहाँ, ये फ़िल्म की शूटिंग जो होगी ये 2027 में शुरू होगी, जो अल्लू अर्जुन की पिक्चर है। इसके बाद अजीत और अधिक रमचंद्रन की फ़िल्म होगी, रजनीकांत के साथ वो फ़िल्म बना रहे एक और, ये 9वीं मूवी है और 10वां एक सलमान खान के साथ भी बात चल रही है। उनके प्रोडक्शन हाउस में फ़िल्म बनेगी अभी स्क्री और जो फैमिली मैन के जो डायरेक्टर हैं राज और डीके वो लोग मिल के बनाएँगे फ़िल्म को। अब इसके साथ एक और है कि ए आर रहमान आजकल एक विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं। लेकिन पहले बता दूँ पूरी बात कि बीबीसी को एक इंटरव्यू में सारा ज्ञान उन्होंने दिया। जो आदमी को काम नहीं मिलता ना, एक तो उनको हाइप क्रिएट किया जाता है। एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि ए आर रहमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। उस मतलब वही म्यूज़िक दिए हैं। आप उनके चाहे पुराने पंचम दा ये सब लोग फ़ेल हैं, उनके सामने कुछ नहीं है। चाहे वो 5 ही से 10 मूवी अच्छा किए हों, आप जाएँगे पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर तो 100-100 पिक्चर अच्छे दिए हैं, लेकिन अब ए आर रहमान को भगवान बना दिया है यहाँ पे। तो बीबीसी के इंटरव्यू बीबीसी के बारे में तो जानते हैं इसमें है कि रामायण में आपने जो काम कर रहे हैं तो आपका नाम मुस्लिम है। तो इसके आपके मन में क्या ख़्याल आता है? लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मण स्कूल में पढ़ाई की है, हर साल रामायण और महाभारत पढ़ाई जाती है, इसलिए मुझे कहानी बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब म्यूज़िक जो जाने-माने हंस जिमर के साथ वो काम करे इसमें हंस जिमर जो है हॉलीवुड कंपोज़र है, जो कि बैकग्राउंड स्कोलर है हंस जिमर, जो काफ़ी बड़े-बड़े पिक्चरों में जैसे कि द लायन किंग, उसके बाद ग्लैडिएटर, द डार्क एंड ट्रिलॉजी ऐसे पिक्चरों में उन्होंने दिया है म्यूज़िक। अब उनसे सबसे बड़ी सवाल पूछा गया कि भाई आज 8 साल तक काम आपको मिल रहा है, उससे क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि 1990 के दशक में फ़िल्म इंडस्ट्री काम करता था तो लोग ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे, लोगों को इस तरह का सोच नहीं था। लेकिन 8 सालों में परिस्थितियाँ बदल गई, लोगों को काम मिलता है तो लोग एक सांप्रदायिक माहौल सा हो गया है उनके कहने के हिसाब से। कि उन्होंने बोला कि पावर शिफ्ट हो गया है। अब फैसले लेने की ताकत ऐसे लोगों के हाथ में है जो रचनात्मक नहीं है। कई बार उन्हें दूसरे से सुनने को मिलता है। उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था लेकिन बाद में म्यूज़िक कंपनी ने पसंदीदा कंपोज़र को काम दे दिया। हो सकता है कि ये कोई सांप्रदायिक मामला भी रहा हो, लेकिन इसके सामने क्या अब पता नहीं अगर सांप्रदायिक है तो घर में क्यों पूजा-पाठ करवाया तो वीडियो भी डालने की ज़रूरत नहीं थी उनको। तो इस तरह का बात लोग बोलते हैं। बीएमसी का चुनाव खत्म हुआ, बीएमसी में मैंने बताया कि बीएमसी में 227 सीट में जो बीजेपी है 89 सीट लेके आई और शिवसेना जो शिंदे साहब के 29 सीट लेके आए और वहीं पे आप देखेंगे उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना 66 सीट लेके आई। सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है इसमें अगर देखा जाए तो जो जो शरद पवार की पार्टी है उनको मतलब मेरे ख्याल से 1 सीट मिला है उनको। एमआईएम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वैसी को 8 सीट आई है यहाँ पे और पूरा अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो बीजेपी को 1400 से ऊपर सीट आया। दूसरे नंबर पर शिंदे साहब का शिवसेना है जो 329 के आसपास का सीट मिला है और उसके बाद कांग्रेस है 2 वो भी 300 के आसपास 326 के आसपास सीट मिला है। लेकिन वहीं पे उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा मतलब बीएमसी छोड़ दीजिए तो मीरा भाईंदर कई जगह पर तो ज़ीरो लड्डू आया है उनको, सिफ़र एक भी सीट नहीं आया और सबसे बड़ी बात है कि 129 सीट मेरे ख्याल से 125 या 29 सीट लेके आए ओवैसी साहब।
तो आप सोच लीजिए कि जो मुस्लिम वोट के लिए जो लोग सोच रहे थे कि हमें ही मुस्लिम मतदाता वोट देंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, अगर वो ऐसे ही जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं इसलिए बोला कि कंगना रनौत जो जानते हैं कि इसको उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए जो उनका बिल्डिंग टूटा था तो बोला था। अब उन्होंने एक बड़ा एक पोस्ट किया है, लिखा है कि व्हाई इज़ द एवरीवन मिसिंग 2016 सडनली? इट वाज़ द अनबीटेबल ascent of my career trajectory post back to back ब्लैक मतलब उन्होंने बताया इन चीज़ों को कि कैसे उस समय 2016 में लोग उनके ऊपर रेड पड़ा, उनके जो नोटिस किया, किस तरह से उनके घर तोड़ा, ये सब लिखा उन्होंने। और उन्होंने बोला कि आज मैं खूब सबको कार्बोहाइड्रेट भी खाती हूँ, सब कुछ जो मरते वक़्त खाती हूँ, खुश रहती हूँ, इस तरह की बातें लिखा है। अब एक और खबर है कि क्या मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी हो गई? काफ़ी दिनों से खबर चल रहा था कि मृणाल ठाकुर जो हैं और धनुष की मतलब अफ़ेयर का चल रहा है, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं उस मतलब वो उनकी तरफ से खबर आ रही है, मिड डे का रिपोर्ट है कि ये सब एक अफ़वाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब तो वही जाने। एक और है कि बी प्राक जो हैं, आप जानते होंगे गाना देखा होगा एक अ, आपको अक्षय कुमार के साथ एक गाना भी उनका आया था बी प्राक का। फिलहाल ऐसे था 2 उसका गाना है और काफ़ी पंजाबी गाने आए हुए हैं, मैं ऐसे ही बोल दिया आप लोगों को। अब उनको जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उनको धमकी मिला है 10 करोड़ रुपए देने दे दिए नहीं दोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने आगे ये भी बोला है उस बंदा ने तो डायरेक्ट फ़ोन नहीं किया लॉरेंस बिश्नोई ने, लेकिन कोई साथी उनका आरजू बिश्नोई ने किया है और बोला है कि वह चाहे किसी भी देश में क्यों ना चला जाए, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखेगी जा रही है और उनके आस-पास कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आए तो गंभीर नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो ये मामले को जो कॉल को मज़ाक ना समझा जाए और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे अगर वो पैसा नहीं दिए तो। पहले ये बी प्राक जो है, ये इनके पिताजी चाहते थे कि म्यूज़िक डायरेक्टर बने, इसलिए वो ₹30 देते थे जिससे रोज़ वो म्यूज़िक सीखने जाया करते थे। बाद में वो जैज़ी बी की तरह सिंगर बनना चाहते थे, ये सब कहानी है। अब प्रभास की एक और खबर है, प्रभास की पिक्चर आप जानते हैं कि राजा साहब धराशायी हो गई। तो पहले जो स्प्रिट आने वाली थी, अब स्प्रिट टल गई। ऐसा लग रहा था कि 2026 में ही लास्ट में स्प्लिट रिलीज़ होगी, लेकिन हो सकता है पता नहीं संदीप रेड्डी वांगा और ये दोनों मिलकर क्या सोचे होंगे क्योंकि देखिए कब तक आप वीएफएक्स और डिजिटल से आप अपनी बॉडी को शेप करके दिखाते रहेंगे। लोगों को पता चल जाता है कि भाई आप कुछ करो, नहीं तो आपका टाइम चला गया। कब तक लोग 100-100 करोड़ का ओपनिंग दे के और बाद में आपकी पिक्चर धराशायी हो जाती है। कब तक चलेगा ये चीज़? तो ये अब हो गया कि अब पिक्चर का उन्होंने खुद पोस्ट इंस्टाग्राम पे शेयर किया, उन्होंने लिखा कि ये पिक्चर जो है अब 5 मार्च 2027 को रिलीज़ होगी। तो ये कुछ खबरें थी जो मैं आपको बताया, लेकिन इसके साथ एक और खबरें हैं कि जो जो रणवीर सिंह हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं धुरंधर के हिट होने के बाद। अब वो प्रोड्यूसर भी बन गए हैं और वो फ़िल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं प्रलय। प्रलय जिसको जो डायरेक्ट करेंगे जय मेहता जो ज़ॉम्बी थ्रिलर फ़िल्म है, इसमें लीड जो है कल्याणी प्रदर्शन करेंगी, जो मलयालम पिक्चरों के अभी आया था लोका चैप्टर 1 उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया जिसको और उनके पिताजी भी बॉलीवुड में जाने-माने उनके पिता भी हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए। तो देखते हैं कि अब ये जो नया पारी होता है इनका, रणवीर सिंह का वो कैसा चलता है? ये सब कुछ खबरें थी। आपको ये खबर कैसी लगी? ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में आज के अंक में। इतना ही।